या ठीक से चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं विपक्षी पार्टी लोग? देखिए, विपक्षी पार्टियां भाई पूरे जो जनता के मुद्दे हैं उनको मजबूती से रख रहे हैं। विपक्षी पार्टियां ईमानदारी से चुनाव कर रहे हैं, लेकिन जब आप ये बताइए कि एसआईआर के जरिए वोटों की डकैती हो, जब विपक्ष में जो आम जनता वोट डालने जा रही है उसे वोट न डालने दिया जाए, जब विपक्ष के नेताओं के ऊपर सीबीआई ईडी का शिकंजा कसा जाए, जब विपक्ष के प्रमुख नेताओं को जेल की सलाखों के भीतर डाला जाए, जब हिंदू मुस्लिम के दंगों के नाम पर हजारों लोगों को की जान ली जाए, तो वो ईमानदारी कहाँ हुई? अब आप विपक्ष तो ये काम नहीं कर सकता, कम से कम विपक्ष ये काम नहीं कर सकता, विपक्ष इस तरह की राजनीति नहीं कर सकता। और मैं तो ये मानता हूँ कि जो अब 2027 का चुनाव आने वाला है, इसमें ख़ास तौर से जो उत्तर प्रदेश है, जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ के हम लोग बासिंदे हैं, ये उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम बीजेपी को उखाड़ देते हैं, उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, तो बीजेपी का उत्तर प्रदेश में से सत्ता से बेदखल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल पिछले 9 सालों में बनाया हुआ है, उसे देखकर ये लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है। प्रधानमंत्री जब संसद पहुँचे पहली बार तो वहाँ भी नतमस्तक हुए। 2024 का चुनाव जीते तो आपने देखा होगा संविधान के आगे भी नतमस्तक हुए। अब यहाँ बंगाल के आगे भी नतमस्तक हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं बताने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रायोजित चीज़ें हैं जिनको चला के आईटी सेल को कुछ मसाला भी तो चाहिए। ये खबर तो पूरी मीडिया ने दिखा दी कि प्रधानमंत्री बंगाल में जाके नतमस्तक हो रहे हैं, लेकिन ये खबर वहाँ नहीं दिखाई गई कि योगी आदित्यनाथ के साथ वहाँ कैसे दोहरा व्यवहार किया गया, उनकी नमस्ते नहीं ली गई। स्मृति ईरानी जी ने तो 2-2 बार नमस्ते करी, उनकी नमस्ते प्रधानमंत्री ने नहीं ली और उनकी आंखों में आंसू भी थे। एक लोकमत करके चैनल है, वो ये दिखा रहा और वो खबर भी चला रहा है कि स्मृति ईरानी जी ने एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार झुक के प्रधानमंत्री को नमस्ते किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने जब उनकी नमस्ते नहीं ली तो स्मृति ईरानी जी बड़ी निराश हुई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो इसको लेके एक बड़ा लेख भी आज छपा है, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, तो ये कह रहे कि बीजेपी खास तौर पे एक ऐसी पार्टी है जो उगते सूरज को सलाम करती है। जब स्मृति ईरानी 2014 में राहुल जी के खिलाफ चुनाव लड़ी तो चुनाव हारने के बाद भी उनको मंत्री बनाया गया, महत्वपूर्ण मंत्रालय जो एचआरडी मिनिस्टर बोलते हैं वो बनाया गया, और 2019 में उन्होंने 50,000 से ज़्यादा वोटों से राहुल गांधी को हराया। और उस समय स्मृति ईरानी जी के स्टार बहुत अप थे। अब जब 2024 में वो चुनाव हार गए, अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, उनके रिप्लेसमेंट के रूप में सुषमा स्वराज की पुत्री बांसुरी स्वराज आ गई हैं, एक कंगना रनौत जी आ गई हैं। तो ऐसी भाषणबाजी करने वाले लोग तमाम लोग बीजेपी में आ गए हैं। तो अब ना तो स्मृति ईरानी की ज़रूरत है, ठाकुर आ गई हैं ना, हाँ मैथिली ठाकुर भी आ गई ना, अब दूसरी वो जो मध्य प्रदेश वाली थी उमा भारती, अब उनकी भी ज़रूरत नहीं है, उमा भारती भी सीन से गायब है। और वो साध्वी प्रज्ञा जो भोपाल से जीती थी, सांसद थी, उनको भी आउट कर दिया। नवनीत राणा को भी आउट कर दिया गया है। तो बीजेपी में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, यहाँ चमत्कार को नमस्कार है। जब तक आप इनके काम के हो तब तक आपको ये लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए ऐसा है, गाली में भी ये लोग वैरायटी देखते हैं, एक ही गाली को बार बार नहीं दिलवाते। जैसे शिवराज चौहान पहले गाली देते रहे, लेकिन वो बदल के अब मोहन यादव को बना दिया गया। वसुंधरा राजे जो बीजेपी के सीएम रही हैं 3 बार, और वो कांग्रेस पे अच्छी खासी हमलावर रहती थी, लेकिन चूंकि वो मोदी और अमित शाह को पसंद नहीं थी इसलिए वहाँ भी मुख्यमंत्री बदल गया। और बहुत चांस ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी शुभेंदु अधिकारी को सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया क्योंकि अभी बंगाल में जो एक नफरत का बीज इन्होंने बोया है, उस बीज को बढ़ाकर इनको पेड़ बनाना है। बंगाल को अब ये उत्तर प्रदेश और गुजरात की तरह, मध्य प्रदेश की तरह एक संघ की पृष्ठभूमि बनाना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि बंगाल में भी एक नफरत का बीज आगे पनपाया जाए, मतलब नफरत की नर्सरी अब जो है बंगाल बनेगा। और मुझे एक और जो मेरा अंदर से गट फीलिंग है वो ये कह रही कि आसाम में भी हेमंता बिश्व शर्मा को शायद इस बार ये लोग मुख्यमंत्री ना बनाएं। आपने ध्यान दिया होगा कि सभी राज्यों के चुनाव परिणाम एक साथ आए हैं।
ठीक है। बंगाल में तो मुख्यमंत्री बना दिया गया, उसकी शपथ ग्रहण हो गई। आज तमिलनाडु में भी मुख्यमंत्री जो विजय बने हैं गठबंधन के, उनकी शपथ ग्रहण हो गई। लेकिन अभी भी आसाम में पेच फंसा हुआ है। आसाम में अभी भी देखो ऐसा है कि प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते कि उनकी छवि के बराबर कोई छवि का व्यक्ति आए। एक योगी आदित्यनाथ ही इनकी गले के फांस बने बैठे हैं, तो ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति आए जो इनको टक्कर दे, अमित शाह को टक्कर दे और इनके लिए मुसीबत का सबब बने। तो मेरा ये अपना आकलन है। हालांकि वो देखिए बीजेपी का इंटरनल मामला है, बीजेपी जिसे चाहे मुख्यमंत्री बनाए, जिसे चाहे कैबिनेट मिनिस्टर बनाए। खबर तो इस समय बिहार से भी आ रही है। बिहार में जो अभी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं नीतीश कुमार के पुत्र, तो उनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अमित अंकल ने ये कहा था कि नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे। तो अब वो वीडियो वायरल हो रहा है कि कहाँ गए वो अमित अंकल के वादे, कि जो अमित अंकल कह रहे थे कि नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे। और जो बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस ने धोखा दिया है डीएमके को, तो जरा ये बताया जाए कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने क्या किया। जो खुद दूसरों के पीठ पे खंजर भोंकते रहे हैं, वो लोग हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। तमिलनाडु में इनकी दाल इसलिए नहीं गल पाई, ये लोग ये चाहते थे कि कैसे भी एआईडीएमके जो टीवी के है उसके साथ गठबंधन कर ले और बीजेपी वहाँ भी अपनी सरकार बना ले। तो वो जो साजिश रचना चाह रहे थे तमिलनाडु में, उस साजिश को कांग्रेस ने कामयाब नहीं होने दिया। इसलिए कांग्रेस पे आज का दिन आप देखो सोशल मीडिया पे बस यही टॉपिक चल रहा है, लेकिन कहीं जिक्र नहीं हो रहा नीतीश कुमार के साथ क्या किया गया, कहीं ये जिक्र नहीं हो रहा है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ क्या किया गया, अजीत पवार के साथ क्या किया गया, क्यों अजीत पवार की जो दुर्घटना हुई है उसकी अभी तक जांच नहीं हुई। कहीं ये जिक्र नहीं किया जाता है कि आपने जम्मू कश्मीर में क्या किया महबूबा मुफ्ती के साथ। आपने उनके साथ मिलकर सरकार बनाई और फिर महबूबा मुफ्ती को आपने हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया। बीजेपी ने पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ क्या किया, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो चर्चा जब हो रही है, जब विपक्ष के लिए चर्चा हो रही है, और दूसरी बात यह है कि राजनीति में इस तरह के जोड़ तोड़ चलते रहते हैं, पोस्ट इलेक्शन अलायंसेस भी होते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आप जब अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई थी तो उन्होंने भी कई ऐसी पार्टियां हैं जिनसे समर्थन लिया था, जिसमें तृणमूल कांग्रेस भी थी, डीएमके भी थी और साउथ की कई पार्टियां थी। कई लगभग 13 दल मिलके उनकी सरकार बनी थी। और यूपीए इसकी एनडीए 1 की बात करी जाए तो एनडीए 1 में जो अलायंस पार्टनर थे, तो कई ऐसे अलायंस पार्टनर थे जो अब इनके साथ नहीं है। इन्होंने रामविलास पासवान की पार्टी का क्या असर किया। तो बीजेपी अपने गिरेबान में भी तो झांक के देखे कि आप लोग क्षेत्रीय पार्टियों के साथ क्या करते हो, और फिर उसके बाद विपक्ष को ये सदाचार का ज्ञान दे। लेकिन जो बंगाल में इस बार भगवा लहराया है, क्या ये लंबे समय तक चलेगा? जिस तरह से 15 साल राज कर गई टीएमसी की नेता ममता बनर्जी, जिस तरीके की जो धोखे की राजनीति बंगाल में हुई है, बंगाल में मैं एक हेल्दी इलेक्शन नहीं कहूँगा। 27 लाख वोटों की कटौती करी गई, जिस बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह दिया गया है। योगेंद्र यादव जी जो बड़े अच्छे राजनीतिक एनालिस्ट हैं, चुनाव की एनालिसिस उनकी बहुत अच्छी रहती है, उन्होंने भी एक बात कही है कि 27 लाख वोट कटने के साथ साथ 5,15,000 एक्स्ट्रा वोट भी बने हैं, नए वोट भी बने हैं जो बीजेपी द्वारा बनाए गए हैं। और अगर उन वोटों का विधानसभा वाइज देखा जाए तो उन वोटों से जो 5 लाख वोट बने 22 विधानसभाओं पे असर पड़ा है, और जो 27 लाख वोट कटे हैं इनसे साफ तौर पे 46 विधानसभाओं पे असर पड़ा है। और ममता बनर्जी जी सही कह रही थी कि 70 से 80 जो सीटें हैं वो बीजेपी ने चुराई हैं। वो सीटें कैसे चुरी हैं उनका आकलन आप कर लीजिए कि जो वोट कटे हैं उसी लगभग उसी अंतर से विधानसभा वाइज अगर उन वोटों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो लगभग उसी अंतर से टीएमसी के जो विधायक हैं वो हारे हैं। तो ये जो चुनाव है साफ तौर पे ये जनता के मत की चोरी है। ये जो बंगाल का चुनाव हुआ है ये पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप है। 3 लाख से ज़्यादा सेना के जवान वहाँ तैनात कर दिए गए, गाँव में गाँव जाके लोगों को डराया धमकाया गया। और चुनाव होने के बाद जैसे ही बीजेपी के हक में फैसला आया उसके बाद जो हिंसा का
का दौर पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है, वो दौर हिंसा का अब तक थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। टीएमसी के जो तमाम कार्यालय हैं उन पे बीजेपी ने कब्जा कर लिया है, तमाम टीएमसी के जो नेता हैं उनकी हत्याएं की जा रही हैं, और यहाँ तक कि आज ममता बनर्जी जी के घर के बाहर मोदी जी का पोस्टर लगाया गया, अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर बीजेपी का झंडा लगाया गया। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि आप बदले की राजनीति कर रहे हैं, आप नफ़रत की राजनीति कर रहे हैं, और जब आप नफ़रत बोओगे तो समाज में किस तरह का संदेश जाएगा, ये भी एक बड़ी देखने वाली बात है। कि बंगाल जो एक कल्चरल स्टेट माना जाता था, कि ये कहते थे ना कि बंगाली बड़े कल्चरल होते हैं, बंगाल का जो कल्चर है वो बड़ा अच्छा होता है, मीठा बोलते हैं, और वहाँ का जो आपस में जो मन प्रेम है लोगों के बीच में, कास्टिज्म और जो रिलीजनिज्म जो वाली फीलिंग है वो नहीं है आपस में। तो अब वो चीज़ वहाँ देखने को नहीं मिल रही है। पिछले 3 से 4 दिनों से जो वहाँ माहौल ख़राब किया गया है बंगाल का, उस माहौल को देखकर वाकई चिंता हो रही है कि आगे जो अगले साल 7 राज्यों में चुनाव होगा तो वहाँ बीजेपी और संघ मिलकर क्या क्या करेगा। ये बड़ा एक चिंता का विषय है, इस पे गहन चिंतन होना चाहिए, और इस समय संपूर्ण विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। एक ऐसा नेता चाहिए जैसा कि जो तीसरे मोर्चे की सरकार बनी थी उस समय हरकिशन सिंह सुरजीत थे, जिन्होंने बिना किसी लोभ लालच के तमाम जो विपक्षी गठबंधन है उनको इकट्ठा किया था। इसी तरह का एक नेता इस समय विपक्ष को चाहिए। जैसे सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री ना बन के पूरे यूपी को एकजुट बना के रखा, यूपीए को, और यूपीए सरकार 10 साल चली, तो ऐसा नेता इस समय विपक्ष को चाहिए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब बंगाल जो है यूपी के रास्ते पर चलेगा, वहाँ सब कुछ शांति हो जाएगी और हिंदू मजबूत होंगे, हिंदू धर्म मजबूत होगा, सनातन मजबूत होगा। पश्चिम बंगाल में वहाँ पर घुसपैठे थे बांग्लादेश की। तो आपके कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश की तरह बंगाल भी बेरोजगारी में नंबर 1 हो जाएगा। जो कम्युनल हारमोनी है, जो हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे होते हैं उत्तर प्रदेश में, उसी तरीके से बंगाल में दंगे हुआ करेंगे। संभल की घटना तो अभी पुरानी नहीं है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। संभल में क्या हुआ सबको पता है। आप क्या चाहते हैं कि जो महिला उत्पीड़न है उसमें भी बंगाल नंबर 1 हो जाए। उत्तर प्रदेश इस समय महिला उत्पीड़न में नंबर 1 पे है, क्राइम में नंबर 1 पे है, बेरोजगारी में नंबर 1 पे है। तो ये सारे तमगे जो उत्तर प्रदेश के पास हैं, क्या शुभेंदु अधिकारी अब ये सारे तमगे उत्तर प्रदेश से छीनकर बंगाल को देना चाहते हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश और गुजरात और ये आपका उत्तराखंड, ये 5 राज्य अब ऐसे हो गए हैं जहाँ पे संघ की प्रयोगशाला बन चुकी है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर यहाँ पे दंगे फसाद हो रहे हैं, और पूरे देश में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस पूरे माहौल में अभी भी हम कह सकते हैं कि राहत की बात है कि कुछ दक्षिण भारत के राज्य ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी को पूरी तरीके से नकार दिया है। केरल में ये बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं, तमिलनाडु ने इनको पसंद नहीं किया, तेलंगाना में भी ये हाशिए पे हैं। पिछली बार इनकी कुछ थोड़ी बहुत सीट आ गई थी, लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता तेलंगाना में इनकी कुछ सीटें आएंगी। रही बात आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में भी अब कुछ ऐसी कवायद की जा रही है कि बीजेपी को वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि बीजेपी वहाँ पे अलायंस पार्टनर में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत से जब बीजेपी को उखाड़ फेंका जाएगा तो धीरे धीरे मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ इसका जो है संदेश जाएगा, और इसमें अभी समय लगेगा। देखिए, नफरत फैलाना समाज में बड़ा आसान काम है, लेकिन जो देश में सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखना वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन मोदी में हो गया है भारत। 22 राज्यों में सरकार है बीजेपी की, भगवा लहराया जा रहा है पूरे देश में। 22 राज्य काफ़ी बड़े बड़े हैं और वहाँ पर सत्ता आ गई है धीरे धीरे जो है भाजपा की। तो ये बाकी पार्टियाँ तो जो हाशिए पे पहुँच रही हैं। देखिए, अगर चुनाव ईमानदारी से हो और फिर बीजेपी जीते, तब तो हम मान सकते हैं कि हाँ भाई प्रधानमंत्री का असर है। जब आप प्लेइंग 11 इक्वल नहीं रखेंगे, एक तरफ तो विपक्ष लड़ रहा है बिना साधनों संसाधनों के, सारा पैसा आप जानते पीएम केयर फंड का चुनाव में लगता है, सारी जो इनकी मशीनरी है चुनाव आयोग से लेके सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, और अब तो जो सेना है वो भी चुनाव में लग रही है,
सारे के सारे नेता और मिनिस्टर चुनाव में पहुंच जाते हैं, प्रधानमंत्री की इतनी रैलियां वहां ताबड़तोड़ कराई जाती हैं और उसके बाद इतना पैसा बांटा जाता है, पैसा फेंका जाता है। तो इस तरीके से अगर चुनाव हो रहा है, पूरी लूट खसोट सत्ता की हो रही है, पूरी लूट खसोट अगर संविधान के नैतिक मूल्यों की हो रही है, तो मैं इसे बराबरी नहीं समझता। मैं इसे ये नहीं समझता कि प्रधानमंत्री ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे बढ़िया तो आप चुनाव ना कराकर सीधे सीधे ये कह दो कि वॉक ओवर दे दे विपक्ष हमें, और हम जो बचे हुए राज्य हैं वहाँ भी अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। अगर चुनाव लड़ना है तो ईमानदारी से चुनाव लड़िए।